तो सर्कल के अंदर क्वेश्चन नंबर 21। सर्कल के अंदर दो कॉर्ड है ए और बी। उनको अगर बाहर हम खींचते चले जाए तो वो पी पे मिलते हैं। एडी और बी सी को अगर ज्वाइन कर दिया है और एंगल पी एडी 30 डिग्री है। स्क्रीन पे दिख रहा है एंगल पी एडी 30 डिग्री है और सीपीए 45 डिग्री है। देन फाइंड एंगल सी बी पी। ओके। तो सबसे पहली बात बच्चों, ये 30 और 45 है। और मैं एक रेड कलर का, डार्क रेड कलर का ट्रायंगल दिखा देता हूँ। तो इस लाल ट्रायंगल में 30 और 45, तो बचे वाला थोड़ा जल्दी बताना। 105 अपने को पूछा है सी बी पी। ओके। फिर एक बात ये है कि ये वाला एंगल अगर 30 है सर्कल के अंदर का, राइट, सर्कल के अंदर का ये वाला एंगल अगर 30 है तो नीचे वाला एंगल भी 30 रहेगा। समझ रहा, ये वाला 30 रहेगा, समझा क्या? ये ब्लू ब्लू जने समझ रहे? अच्छा, तो वो वाला अगर 30 है और 45 है ना, तो 30 रहेगा। बस। क्या नहीं समझा तुमको, बोलो। और इक्वल है तो एंगल इक्वल कौन सा कॉर्ड देखा, कौन सा कॉर्ड नहीं देखा? तो ये अच्छा, ये वाला फोटो तुमको फेमिलियर है क्या? कि अगर मैं इधर एक लाल हिस्सा निकालूं सरकमफेरेंस का, इसको ज्वाइन करूँ और इसको ज्वाइन करूँ, तो ये अल्फा अल्फा एंगल है। अबे तो वो तो किया ना मैं। समझा? वो लाल आर्क देख, नीले फोटो में वो, और वो थीटा थीटा रहेगा ना, वो 30 और वो 30। समझा क्या अभी? नहीं तो एकदम खतरनाक रावण कलर यूज करते देख भाई। दिख रहा क्या? ये आर्क 30, तो ये वाला आर्क भी 30 रहेगा ना। सबको सब समझा किधर तक? अच्छा, तो ये वाला 30 आया यानी अपना इससे आया सी बी पी आ जाएगा अपना। ये 30 है, ये 45 है, तो बच्चा वाला बेटा 105 पोस्ट चाहिए ना अपने को। ए ऑप्शन दिख रहा मेरे को, तो 105। डन, खत्म। समझा? जो अच्छे क्वेश्चन रहेंगे वो मैं ही बोल दूंगा लिखने को। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू इन द फिगर। ये 1.8 का ट्रिपल है क्या? हाउ? ये 1.4 का ट्रिपल है क्या? 4.2 हाउ? ये 0.8 का ट्रिपल है क्या? 24 में 2.4 हाउ? तो ये तीनों, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सिमिलर ट्रायंगल के क्या एंगल भी तीन पट होता क्या? नहीं, एंगल उतना च रहता है। ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री च रहेगा। ये 50 डिग्री है तो ये 50 डिग्री च रहेगा। ये 30 यानी 50 है तो ये 100 हो जाएगा। 180 एडिशन करने के लिए, समझ गया? इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं। टू डाइस आर थ्रोन एट अ टाइम। एक साथ लूडो के दो डाइस फेंके गए। तो पहले पे वन, दूसरे पे वन आ सकता है। पहले पे वन, दूसरे पे टू आ सकता है। पहले पे वन, दूसरे पे थ्री आ सकता है। ऐसे तुम सबको पता है 36 केस हो सकते हैं। इमेजिन करो लूडो के दो डाइस। इमेजिन, सच्ची में करो। दो डाइस, तो पहले पे वन ही आया, दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता था। मान लो कि पहले पे फिक्स कर दिया, टू ही आया। दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता था। मान लो कि पहले वाले पे थ्री ही आया और दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता था। तो बच्चों ये 6 केस हुए, ये वाले 6 केस हुए, ये वाले 6 केस हुए, और ऐसे पूरे कितने केस होंगे? 36। द प्रोबेबिलिटी दैट डिफरेंस ऑफ द नंबर शोन ऑन द डाइस इज 1। वो जो दो डाइस तुमने फेंके उस पे फर्क उन दोनों नंबर में कितना आना चाहिए? सब्ट्रैक्शन 1। वन, वन और टू आ गए तो 2 - 1 भी 1 चलता। फिर और कुछ चलता कि इसमें? और तो कुछ नहीं चलता। फिर इसमें 2 3 चलता, 3 4 चलता, 4 5 चलता, और 5 6 चलता। इसके अलावा 2 1 चलता, 3 2 चलता, 4 3 चलता, 5 4 चलता, और 6 5 चलता। तो कितने जने चाहिए अपने को? ये नीले सर्कल कितने जने वो? 5 और 5, 10 जन है। और पूरे जन कितने हैं? पूरे जन कितने हैं? 36। 10/36, 5/18, ए ऑप्शन। समझ आया क्या? देखो सबको समझ आया क्या? नहीं समझा तो पूछ सकते हैं।
चलो आगे चल रहा हूँ मैं। 23 नंबर संपला। 24। अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस 2 सेंटीमीटर, इज पार्टली फिल्ड विथ वाटर। थोड़ा बहुत पानी भरा है इसमें, पूरा तो नहीं भरा है। मान लो कि इस लेवल तक भरा हुआ था, मान लो, है ना, ये इनिशियल वाटर लेवल। 300 लीड बॉल्स आर ड्रॉप्ड इन इट, छर्रे डाल दिए इसमें, 300 गोलियां डाल दी। द राइज इन वाटर लेवल इज 0.8 सेंटीमीटर। तो पानी का स्तर उठ के यहाँ तक आ गया, कितना उठा? 0.8 सेंटीमीटर। अब अच्छा, जितना पानी का स्तर उठा होगा उतना ही उन 300 बॉल का मिलके वॉल्यूम होगा। उन्होंने जितना पानी को डिस्प्लेस किया उतना ही पानी उठा होगा, उन्होंने जितनी जगह ली उतने ही जगह में पानी ऊपर उठा होगा। तो ये जो छोटा सा नीला सिलेंडर बन रहा है हमारा, नीला सिलेंडर एक्स्ट्रा वाला, दिख रहा है ना? नीला सिलेंडर जो हमारा बन रहा है, डार्क नीला सिलेंडर, यही उन 300 जनों का वॉल्यूम है। द डायमीटर ऑफ ईच बॉल इज पूछ रहे हैं। तो वो सारे स्फेरिकल बॉल है। एक स्पीयर का वॉल्यूम रहता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमारे पास ऐसे 300 बॉल है, 300। और उन 300 का वॉल्यूम हो रहा है इतना, कितना? पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है जी? 2 सेंटीमीटर। सिलेंडर सिलेंडर का रेडियस कितना है जी? 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। एच कितना है? एच, एच कितना है? 0.8। भाषण समझ में आ रहा है क्या सबको? पक्का? देखो, पाई और पाई कटला, और ये 3 और ये हो गया 100। 100 4 जा 400। आर का क्यूब है इधर, 400 को भेजो नीचे। ये 2 का स्क्वायर इंटू 0.8 हो रहा है। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 0.8, 3.2। और नीचे कौन आ रहा है? 400। तो वो 3.2 को तुम लोग लिख लो 32/10, मतलब वो 10 नीचे आके 400 में और एक जीरो फंस के 4,000 होगा। 4 4 से काट दो ऊपर नीचे, 4 और 4 से काट दो। 32 4 के टेल में कब आता? 8 जा। और ये कब आता? 1,000 जा। इधर ही रुक जाना, आगे और मत बढ़ना। ये आर का क्यूब है, 8/1000। तो आर क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 8/1000। आर क्या होगा? 2/10। आर क्या होगा? 0.2। जो कि हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमको रेडियस ने डायमीटर पूछा है, तो हमारा आंसर है 0.4। समझ रहा क्या? ये ब्लंट है एकदम, मेंसुरेशन आया था तो लगा तो मैं तुमको सारे फॉर्मूले फिरमूले लिख के देता एक चार्ट में, पर ये कुछ लिखना है किसको तो लिख लो। इधर मैं रुका रहूंगा 1 आध मिनट, 2 मिनट। बहुत आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएंगे अपन, बस एक छोटा सा चार्ट बता देता। तुम मत लिखना अभी। एक है सिलेंडर, एक ले लेते कोन, तीसरा लेते अपन हेमिस्फीयर, चौथा लेते स्फीयर। बस हो गए 4 जन। फिर लेते कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम। ये ये मिनिमम, बेर मिनिमम चार्ट है, इतना तो आना ही चाहिए, कभी भी टिप्स पे रहना चाहिए, मतलब ये फॉर्मूलाज देखने की कभी जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, ये तो लर्न चाहिए। इतने बेर मिनिमम, कम से कम 9वीं वालों को भी इतने आने चाहिए। तो सिलेंडर का सी एस ए रहता है बेटा 2 पाई आर एच। और जहाँ पे आर का मतलब रेडियस है, एच का मतलब हाइट है, टी एस ए का मतलब रहता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। वॉल्यूम रहता है पाई आर आर एच। फिर उसके बाद कौन है? कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया रहता है पाई आर एल। जहाँ पे एल तुम्हें पता होने चाहिए कि ये रेडियस है, ये एच है, और ये स्लांट हाइट एल रहती है, कोन की स्लांट हाइट। इतना थोड़ा पता रहना चाहिए, एल। और टोटल सरफेस एरिया रहता है पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। और वॉल्यूम रहता है 1/3। बाकी जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वही रहता है पाई आर आर एच। मतलब कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के मुकाबले 1/3 रहता, 3 पट कम रहता। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया रहता है 2 पाई आर स्क्वायर। स्पीयर का रहता है 4 पाई आर स्क्वायर। डबल रहता है, कटोरा, कटोरे का डबल गोला। स्पीयर का टोटल सरफेस एरिया रहता है 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना रहता होगा? वो 2 नहीं रहता, वो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर रहता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो कहाँ से आता है ये? मतलब कि क्या? मतलब कि देखो, अगर कटोरा और कटोरा स्पीयर होता तुम्हारे पास,
तो तुमने ऊपर से उसको शेडिंग करी, और मान लो कि बाद में तुमने उसको नीचे से शेडिंग करी, ऊपर से काला, नीचे से लाल, तो वो हो जाता था 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब जब तुमने वो मौसम्बी, वो एप्पल, वो बॉल काट दिया, तो कट करने के बाद में एक ऐसा सरफेस जो अभी तक दुनिया से छुपा हुआ था, वो सबके सामने आ गया। समझा क्या? ये वाला फ्लैट सर्कुलर सरफेस, ये है एक्स्ट्रा का पाई आर स्क्वायर, एक्स्ट्रा का पाई आर स्क्वायर। तो इसका टीएस है, यानी टोटल सरफेस एरिया में नीचे का तो 2 पाई आर स्क्वायर लोगे तुम, और वो जो अभी अभी प्रकट हुआ है पाई आर स्क्वायर, वो भी लेना पड़ेगा, हेमिस्फेयर का 3 पाई आर स्क्वायर होगा। बाकी वॉल्यूम तो आधा ही रहता है, क्योंकि वॉल्यूम मतलब पानी। स्फीयर में बैठता है 4/3 पाई आर क्यूब, इतना पानी। हेमिस्फीयर में बैठता है जितना स्फीयर में बैठता है उसके आधा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लिखना चाहते हो तो इतना लिख लो। ये बेयर मिनिमम है, मतलब इतना तो आना चाहिए। अब जो 10वीं के बच्चे हैं, उनको इसमें और क्या आना चाहिए? उनको इसमें फ्रस्टम आना चाहिए एक स्पेशली। और उनको क्या आना चाहिए? उनको पिरामिड आना चाहिए। और उनको क्या आना चाहिए, मतलब 9वीं के भी बच्चों को क्या आना चाहिए? क्यूब क्यूबॉइड। दो लर्न रहने चाहिए, क्यूब क्यूबॉइड। इतने ठीक है। नौ और 10वीं के बच्चों को फ्रस्टम और पिरामिड आना चाहिए। इसका किधर चार्ट वार्ट बना के कुछ अपने घर में, नहीं तो। इफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम टू vertices of a triangle to opposite sides are equal, then the triangle is। एक ट्रायंगल है कोई तो भी, कोई तो भी, बोल रहे हैं कि उसके दो वर्टाइसेस से, दो वर्टेक्स से अल्टीट्यूड, हाइट, अपोजिट साइड पे हाइट जाती है, दो हाइट इक्वल है उसकी। इस वाले से इधर तक की हाइट और इस वाले से इधर तक की हाइट इक्वल है, तीसरे की नहीं है। दो तो है, तो ये दो क्या होगा? ये आइसोसेलेस। इसका बेस्ट एग्जांपल वो वाला है, 90 डिग्री वाला। जब वो 45 और 45 एंगल बनता, मान लो कि ये एबीसी है, जो बीसी साइड है उस पे ए वर्टेक्स से जो हाइट आ रही है, उस हाइट की लंबाई कितनी है? जो बीसी साइड है उस पे ए वर्टेक्स से जो हाइट आ रही है, उस हाइट की लंबाई कितनी है? 1 है। और जो ए बी साइड है उस पे सी वर्टेक्स से जो हाइट आ रही है, खटैक, सी से आई 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 खटैक बेड़ी, वो जो हाइट आ रही है, सी बी हाइट आ रही ए बी साइड पे, उसकी लंबाई कितनी है? दोनों 1 1 है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका बी। जरूरी नहीं कि राइट एंगल रहे, कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता ही चाहिए। ये देखो, तुम लोग बताओ। रैशनल नंबर कौन है? रैशनल ए वाला है क्या? सम ऑफ 2 + √3 एंड इट्स इनवर्स। नहीं, 2 + √3 और उसका इनवर्स का सम। तो ये 2 + √3 को करेंगे ना, 2 - √3, 2 - √3 से नीचे तो 1 बन गया, और इधर अपने पास 1 × 2, 2 - √3, वो 2 - √3 बन गया। 2 + 2 4। समझा सब बच्चों को? पक्का? तो वैसे इसको देखते नो लगे, रिजेक्ट नहीं करना, आगे पढ़ना, आगे पढ़ना, तुम्हारी आंखें पहले इसको ही देखती है। मेरे को बस तुम्हारा थॉट प्रोसेस देखना है, इसलिए पूछ रहा हूँ। 9 + 7 कितना होता? मन में कर लिया? अच्छा, मेरे को बस तुम्हारा थॉट प्रोसेस देखना है, इसलिए पूछ रहा हूँ। कितना लूँ? ठीक है, 9 + 7।
तो तुम में से कितने जन थे? एक तो 9 + 7 16। और या तो ऐसे कितने जन थे जिन्होंने 7 में से एक निकाल के 9 को दिया, फास्ट में 10, इसको 6 बनाए और फिर 16। या तो कितने जन थे जिन्होंने 9 में से एक निकाल के 7 को दिया, तो ये दोनों 8 8 हो गए और फिर 16। ए ऑप्शन कितने जन थे? 9 + 7 16। बी ऑप्शन कितने जन थे? 10 + 6 16। सी ऑप्शन कितने थे? 8 और 8 16। अच्छा, 7 का डबल 7, और इसमें भी एक 7 छुपा हुआ है, 14, और 2 बच गए, वो 2 डाल के 16। तो 9 + 7 को ऐसे किया, 2 + 7 + 7, 7 और 7 14, यानी ये 2 16। कैसी वायरिंग है तुम्हारे? ये सारा का सारा इसलिए है क्योंकि तुम बचपन में अलग अलग टीचर से पढ़े हो किंडरगार्टन में। देखो, द पॉइंट्स 1 2 3 5 एंड 4 - -3 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन डैश ट्रायंगल। तो इसमें तो भाई तुमको डिस्टेंस फॉर्मूलास लगाना पड़ेगा, है ना? तो निकालो, जल्दी पटापटा साइड निकालो। 1 2 से 3 5 का डिस्टेंस बताओ। 3 5 से 4 - -3 का बताओ। और 1 2 से 4 - -3 का बताओ। थोड़ा फास्ट। सही से बताना, वो गलत मत करना। 1 - 3 2 का स्क्वायर 4, और 2 - 5 3, 4 और 9 13, इधर √65, ये 3 और 5, ये तो चक्कर स्केल ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस तो कुछ बैठ भी नहीं रहा, इस पे दो छोटे छोटे साइड का स्क्वायर भी किया। दो जो सबसे छोटे छोटे साइड है उनका स्क्वायर भी किया, तो उसका एडिशन तो कुछ बड़े वाले साइड के स्क्वायर के बराबर तो हो नहीं रहा। इसलिए राइट एंगल्ड ट्रायंगल होने की संभावना, पॉसिबिलिटी रूल आउट कर दी जाती है। और तीनों साइड ऐसे आ रहे करके ट्रायंगल स्केलन रहेगा। सबको समझ आ गया? मेरे को कौन याद कर रहा हो? रेडिट वाला को टाइप कर रखा है। और अगर मैं मर गया तो रूल नंबर 1 क्या है? पढ़ाई करने का। हाँ, उनको बोल के रखे वाले, वो कर लेंगे। पर तुम्हारे लिए क्या बोलत मैंने, अगर मैं अब्रप्टली मर गया तो? कुछ याद इसमें रहता सालो तुमको? चलो जान दो, करूंगी। अब भी नहीं बोलूंगा, 10वीं के सेंड ऑफ को बोलूंगा। अब तो मरने का जा, अब बीच बोल देता लगता। भाई भाई, कितने मूल्य मारने थे मुझे। हट हट। हंस रहा साला। बचपन में जब ये चोर पुलिस खेलते होंगे, पक्का पुलिस बनता होगा इसके मोहल्ले में। बाकी चोर कभी पकड़ ही नहीं पाए हुए बाकियों को। बाकी बहुत दमदार टिके होंगे इसमें, इसलिए इस पे बुरा प्रभाव होगा। ऐसा भी पुलिस फेमस हो गया, रिकॉर्डिंग सब पे गया। एक ही नहीं नहीं किसकी वजह में ऐसा क्या ही कर लेंगे, मैं हिमालय में निकल जाऊंगा। जब तक SRVP फेमस होगा तब तक SRVP में रहूंगा, इसने पी का 2 करो ना। तुम्हारे लिए रुका था मैं। P(2) निकालना है ना अपने को पहले। तो 2 का क्यूब +3 टाइम्स 2 का स्क्वायर
-2 × 2 + 4, ये पी का P(2). अब P(-2) चाहिए अपने को, तो -2 का क्यूब +3 × -2 का स्क्वायर मतलब 4, -2 × x मतलब -2 +4, और -P(0). हाश वो तो 0 0 0 0 0 0 का क्यूब +3 × 0 का स्क्वायर -2 × 0 +4, इतना चूरन हो। गुलगुलो, समझ आ रहे हैं तुमको? 8 + 12 -4 + 4 प्लस -8 + 12 + 4 + 4 -4। तो काटते हैं अपन, ये गया, ये गया, ये गया, तो 12 × 12, 24 × 4, 28। आ जाएगा ना इतना, बस वैल्यू रखते। नाइन्थ सीबीएसई का क्वेश्चन है ये, नाइन्थ का पॉलिनोमियल्स चैप्टर का। स्टेट बोर्ड सीबीएसई कुछ भी मान लो। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तुम लोग करो, अच्छा क्वेश्चन है मतलब। हाँ, और 9वीं वाले लिख लो, फोटो बना लो। 9वीं वाले फोटो को जगह छोड़ दो, पहले सॉल्व करो, कभी मेरे भरोसे रहती तुम। शेडेड एरिया ढूंढना है, जल्दी करो सब जन। अमितेश राव बुक घेऊन बसा, अमितेश राव बुक घेऊन बसा। लो देखो, तो अपने को शेडेड एरिया निकालने का है, और अपन उसके लिए करेंगे ये कि पूरे बड़े स्क्वायर में से ये छुटकुला छोटा स्क्वायर उड़ा देंगे, और आधी चपाती इंटू 4, हाफ प्लेट जीरा राइस जैसी 4 प्लेट माइनस करेंगे। तो बड़े वाले का एरिया है साइड इंटू साइड 14 × 14 माइनस ये अंदर वाला स्क्वायर जो है। अरे गोल, देखो, अरे थोड़ा सा अपने को उधर खिचड़ी है, तो सब जन इधर देखो। क्या तुमको डार्क ब्लू कलर में ये समझता क्या कि ये रेडियस है चपाती का? रेडियस अनिच्य रेडियस, रेडियस अनिच्य रेडियस, स्क्वायर की साइड है 2r, समझती क्या तुमको? 2r पक्का? ठीक है, तो अब सब जन बहुत ध्यान से देखना, ये हो गया r, ये हो गया r, पक्की बात, नक्की। ये हो गया r, और ये हो गया r, और इधर हो गया 3, और इधर हो गया 3, 3 और 3 6, 6 के साथ r कितने अपने पास 4r, और ये मिल के वो बड़े वाले स्क्वायर की साइड है जो कि है 14। 6 उधर गया, 14 - 6 8, 4r की वैल्यू 8, r की वैल्यू 2, स्क्वायर की साइड कितनी हो गई? 2 और 2 4, छोटे वाले स्क्वायर की साइड 4 हो गई, तो 4 का स्क्वायर समझ रहा। -4 टाइम्स आधी चपाती, चपाती रहती पाई r² आधी चपाती रहती पाई r² 2, ये माइनस करने का है ना, 14 14 196, -16 186। अब उसमें से माइनस करने का है पाई इंटू रेडियस डालो, वे रेडियस कितना है 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4, एक और एक कट गया, और 4 × 2 हो गया 8 पाई, 180 -8 पाई। पॉइंट में है क्या आंसर? देख लेते हैं। 180 -8 पाई, हाँ, सी ऑप्शन मौका। जिनको भी लिखना है वो बच्चे लिख सकते हैं। इंडिया में हर 3 मिनट में एक जन, हर 3 मिनट में रोड एक्सीडेंट से मरता। तो करीब 8 15 से लेके अभी करीब करीब 9 15 पिछले 1 घंटे में 20 जन मरे। 20 में से 10 जन तो ड्राइव भी नहीं करते रहते, बस रोड के साइड में खड़े रहते। कोई तो भी इररिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, ड्राइवर, उनको आके ठोक दिया। कितनी फूटी किस्मत है।
ट्विटर पढ़ने से दिमाग शांत रहता है मेरा। क्या समझेंगा? पैसा जो है आज, अपना रुपया, $1 इज इक्वल टू 90 रुपया हुआ है। और एक 6 महीने की डिप जाएंगी 95 रुपए तक, उसके बाद रिवर्स होना चालू हो जाएगा। डी डॉलराइजेशन लास्ट फेज चल रहा है अभी एग्रीमेंट का। 2023 में अंकित काका ने बोला था कि 2025 के एंड पे 90 क्रॉस कर जाएंगे डॉलर रुपी। और अगले 2026 के इनिशियल 6 मंथ में 95 तक जाएगा, उसके बाद रिवर्स आना चालू हो जाएगा सब। सब उल्टा होना चालू हो जाएगा। अगले साल पूरी दुनिया में वाट लगेंगे, अपना अच्छा है। ऐसा, वो जब मुर्गे को मारने वाले रहते, तो तुमने देखा है उसकी आंखें बड़ी हो जाती, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती, और वो बहुत फड़फड़ फड़फड़ करने लगता। जब उसको समझ जाता, उसका नरड़ा आराम से पकड़ के उसको लेके जा रहे पिंजरे से निकाल के। तो डॉलर के साथ ये हो रहा है, ये लास्ट मिनट की उथल पुथल है। आखिरी 6 महीने की पूरी जी जान लगा के वो बचने की कोशिश कर रहा है पानी में डूबने से पहले। उसको स्विमिंग नहीं आती, और वो पूरे हाथ पैर मार रहा है डूबने से पहले, क्योंकि उसके नाक में, मुंह में, लंग्स में, पेट में बहुत पानी गया है ऑलरेडी, आंखों में। चिल्ला रहा है कुछ भी करके, हाथ पैर मार रहा है, लेकिन उसका कोई बेसिस नहीं उस करेंसी का, इसीलिए वो डूब जाएगा। उसको गोल्ड बैकिंग नहीं है, उसको फिएट बैकिंग है। डॉलर को डॉलर ही बैकिंग है, बाकी सारी वर्ल्ड करेंसीज को गोल्ड बैकिंग है। और उन्होंने गोल्ड को इरिलेवेंट बना दिया था 1965 में, रिचर्ड निक्सन ने, यूएस प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो अपनी भारत की तिजोरियां खाली हो गई थी सारी, मोदी जी ने वापस भर दी। कांग्रेस ने जाने के पहले बहुत कांड कर दिया था। कांग्रेस ने दो सबसे बड़े कांड ये किए 2014 में, वैसे बहुत किए बहुत, लेकिन दो सबसे बड़े, कि एक तो ऑयल बॉन्ड खरीद लिए। ऑयल बॉन्ड मतलब सऊदी अरेबिया, दुबई, ये सारे इराक वगैरह से पैक्ट कर लिए कि हम आने वाले 10 साल तक तुमसे तेल खरीदेंगे, तुमसे खरीदेंगे। तो मोदी को, और अगर हमने कभी ये सौदा तोड़ा, जुबान तोड़ी, तो हम तुमको इतने इतने पैसे देंगे। और मोदी आने के बाद कुछ जियो पॉलिटिकल इवेंट्स ऐसे हुए कि उधर का तेल बहुत महंगा था, अपने को वेनेजुएला और ईरान से खरीदना था इंस्टेड ऑफ सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरब और ईरान दोनों मुस्लिम देश है, लेकिन कट्टर दुश्मन है, शिया सुन्नी। सऊदी अरेबिया सुन्नी, ईरान शिया। तो फिर अपने को ऑयल बॉन्ड के बहुत पैसे भरने पड़े। और दूसरा कि करेंसी नोट्स जो है, कांग्रेस ने अपने जो देश की करेंसी नोट थी, उसका जो डिनोमिनेशन रहता, प्रिंटिंग डिजाइन जो रहता, वो इंडिया में एक कंपनी को ना देके बाहर की कंपनी को दिया था कि तुम हमारी भारत की नोट कैसी दिखेंगी तुम डिजाइन करो, वो डिजाइन हमको दो, और वो दूसरे को मत देना, नहीं तो दूसरा भी हमारे नोट छाप देंगे। तुम वो बना के हमको ही देना, तो हम हमारे नासिक में है, या चेन्नई में है, या और जगह पे है, वहां पे हम हमारी नोट छापेंगे। तो बाहर की कंपनी ने पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान अपनी करेंसी छाप के फिर जो है फिट करेंसी जो रहती है वो बांट देता था, सिस्टम में डाल देता था, उससे महंगाई बढ़ाते रहता था, सरप्लस कराते रहता था, बार बार टाइम टू टाइम दंगे भड़काते रहता था। फिर वो 2016 में करा डिमोनेटाइजेशन। उसके बाद अपने में और पाकिस्तान की जीडीपी में एकदम फर्क आने लग गया। उधर से अपना ग्राफ, उनकी भी ग्रोथ रेट तब तक वैसी थी 6%, अपनी भी 6%। अभी अपन 10 का आंकड़ा छूने पे, करीब करीब नजदीक पहुंच गया अपन, और वो -1 पे 2016 के बाद। आणि अभी अभी तो अपन ने पिछले 2-3 साल पहले वो सारे ऑयल बॉन्ड फेडे, बहुत टेंशन था उसका। आणि अपन ने मोदी जी को मालूम नहीं क्या दृष्टिकोण, 2022 में सब होने के पहले, मतलब भनक भी नहीं थी किसको, पर उन्होंने अपना सारा सोना ला लिया, गोल्ड वापस, जो पीवीआर नरसिम्हा राव 1992 के टाइम अपने कांग्रेस की सरकार ने बेच दिया था। यूएस ने अपने को बोला था कि तुमको तुम्हारे देश को भिखमंगा होने से बचा लेंगे, इंडिया को तुम्हारा सारा सोना दे दो। तो अपन ने सोना दे दिया था, और उन्होंने रुपी क्रैश नहीं करवाया फिर उस टाइम पे। रुपी जो है, तब था $1 मतलब 30 रुपए, और अगले दिन हुआ था $1 मतलब 40 रुपए। ये कुछ दिन में एकदम सडन सेटबैक, हर्षद मेहता के टाइम पे। अभी अभी एकदम
सॉलिड है एकदम अभी इंडियन इकोनॉमी। ये रूपी पीपी कितना गिरन दो, वो अपन चाह रहे इसलिए गिर रहा है। वो अपने हाथ में है गेम अभी पूरा। सारी तारे अपने हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं। तो अगला साल अपने इंडिया का बहुत अच्छा रहेगा, स्टेबल। बाकी पूरी दुनिया में देखना तुम, अभी बहुत केओस आएगा। बहुत केओस। तुम अगले साल यूट्यूब के रील्स में, इंस्टा के रील्स में देखोगे कि कैसे अमेरिकन सुपरमार्केट है, डी मार्ट है उधर का बिग बाजार है, उधर कितने झगड़े चल रहे हैं लोगों में। जैसे एक आधे एपोकेलिप्टिक मूवी में होता है ना, जॉम्बी वाले मूवी में, कि जॉम्बीज ने हमला कर दिया शहर पे। और रात के समय में, पहले एक दो ही दिन हुए जॉम्बी ने हमला करके, तो लोग खाने का सामान वगैरह अपने घर में गोला करके रख रहे हैं 6 महीने तक का। फिर सुपरमार्केट जा रहे, उधर अफरा तफरी मचा ली, चोरी कर करके जितना हो रहा उतना भर के ला रहे। ऐसी हालत अगले साल चालू होंगे अभी यूएस में। उसके पूर्व लक्षण भी है। उन्होंने जो यूएस की नेशनल फ्लीट है, आर्मी फ्लीट है, जो बॉर्डर्स पे डिप्लॉय और अदर कंट्रीज में डिप्लॉय होती, उनको होमलैंड में डिप्लॉय कर दिया है, थ्रू आउट सिटीज, अलग अलग शहरों में, वायलेंस को थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए। पर होने नहीं वाला उनसे। और दूसरा, अब दो ही ग्लोबल प्रॉब्लम है बस। बस एक्चुअल दो ही ग्लोबल प्रॉब्लम है। एक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज नहीं बोलूंगा, वो प्रोपोगंडा है कि वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। वो कुछ नहीं होता, ग्लोबल वार्मिंग जैसे कुछ नहीं रहता। वो एसी से सीएफसी वो निकलता, वो कुछ नहीं रहता। दो ही प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम। एक है सॉइल, सॉइल का इरोजन हो रहा है बहुत ज्यादा, कि खाना ही नहीं उगेगा। और दूसरा है टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है। ये दुनिया के वाइट पॉपुलेशन का और हिंदू पॉपुलेशन का, सर्टन डिनोमिनेशन का, डिक्रीज होते जा रहा है। इतना दो ही रियल प्रॉब्लम है ग्लोबलिज्म में। बाकी वाटर मैनेजमेंट भी नहीं है, फूड मैनेजमेंट भी नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट भी अभी अभी तक था वो निकल गया, एनर्जी मैनेजमेंट था वो निकल गया। सब सरप्लस में है। दुनिया में 800 करोड़ इंसान है, हर साल 1500 करोड़ इंसानों को खाना बनता। और तब भी 200 करोड़ लोग भूखे रहते दुनिया में, हंगर रहते, पॉवर्टी इंडेक्स में नीचे रहते हो। दुनिया में इतना पानी है, वाटर कंजम्पशन और रिसाइकलिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन का इतना सिस्टम है कि 800 करोड़ लोग हैं, और 2000 करोड़ लोगों का पानी सरप्लस में चलता है। और फिर भी 300 करोड़ लोग अंडर वैल्यूड रहते हैं पानी में। तो सिस्टम से एफिशिएंट नहीं है। और लोग नहीं चाहते कि सबको, सब तक सब कुछ पहुंचे। और वो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बरोबर भी है। लासुर में सब लोग पढ़ लिख गए, मान लो कि 20 साल बाद लासुर के पूरे बच्चे सीख लिए, जेडपी, स्वामी समर्थ, न्यू हाई स्कूल, सब टोटल, टोटल सीख ली। तो फिर रिक्शा कौन चलाएगा? फिर प्लम्बर कौन बनेगा? फिर टेलर का काम कौन करेगा? फिर मिस्त्री कौन बनेगा? मिनियल जॉब्स किसको करने, सबको कॉलर वन जॉब्स करने, व्हाइट कॉलर जॉब्स करने, तो मिनियल जॉब्स कौन करे? हमेशा एक पॉपुलेशन होनी चाहिए ना जो उनको रिप्लेस करने के लिए रहे। तो पर्पसफुली कुछ कुछ लोगों को गरीब रखा जाता है। अब जो सफेद देश थे, वेस्टर्न कंट्रीज, उन्होंने अपनी पूरी पॉपुलेशन को इतना ऊंचा उठा दिया कि उनके पास लेबर काम करने के लिए लेबर ही नहीं रहा। लोग हैं पर मिनियल काम कोई नहीं करता, सब व्हाइट कलर प्रोफेशंस में। तो फिर उनको सस्ता लेबर उठा के दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता, खुद के घर बनाने के लिए, रास्ते बनाने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए। समझ रहा है? विटकर बनाने में, गट्टू लगाने में, रास्ते बनाने में। तो फिर वो कौन सा लेबर उठाते हैं? अफ्रीकन लेबर। अफ्रीकन कौन सा लेबर? मुल्ले। क्योंकि मुल्लों को जानत रहता है। और वो गोरे लोगों ने मुल्लों को ला लिया खुद के देश में, ये समझ के कि इनको कम, इनको 20 रुपए भी रोज का दिया तो काम कर लेंगे। क्योंकि इंडिया के लोगों को लाया, इंडिया के लेबर, बिहार यूपी को, उनको 30 रुपए देने पड़ते। ये मूल्य 20 रुपए में काम करते, तो मूल्य भर लिए। अब होगा बवाल। अब मूल्य उधर फुल चौड़ में, बहुत चौड़ में। कभी बस यूरोप टूर मारना है तो अगले एक आध साल के अंदर, या अभी मार्च अप्रैल के पहले मार के आ जाओ। उसके बाद यूरोप जाने लायक नहीं रहेगा। जिनको रहता है ना फैंसीफुल, के आगे है प्लानिंग फैमिली का, वीजा पासपोर्ट निकाल के, वो उधर के अमीरजादे घूमने इंडिया आने वाले हैं सब के सब। वो एक ही सेफ लोकेशन है पूरी दुनिया में अभी, सिर्फ साउथ ईस्ट है, मतलब साउथ पैसिफिक है सारा। इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये वाला पट्टा। उधर टीएफआर ड्रॉप हो चुका है उधर के कंट्रीज में। और उधर क्राइम रेट बढ़ रहे हैं। इधर एकदम स्थिर सरकार है, 15 साल से अभी करीब करीब। स्टेबल, मोस्ट जियो पोलिटिकली स्टेबल कंट्री, और मोस्ट क्लाइमेट फ्रेंडली कंट्री, और मोस्ट डाइवर्स बायोजोन कंट्री। सब मिलेगा, रेगिस्तान से ठंडे बर्फीले जगह तक, एकदम।
घास के मैदानों से घने जंगलों तक, स्वच्छ पानी से खारे पानी तक, सब मिलेगा इधर। मौका है और लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए दुनिया इधर आने वाली। तो तुम हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में भी रह सकते हो, टूरिज्म बिजनेस में बहुत बूम होने वाला है, बहुत बूम। तुमको अपने जीवन का और 40-50 साल जीना है, जब तक तुम कैंसर से नहीं मरते आइडियली, तब तक तुम पैसा टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी से भी कमा सकते हो, होटल मैनेजमेंट वगैरह से। ठीक है, बाहर का अगर तुमको यूरोप जाना होगा, तुम आईफिल टावर चले जाओ, आईफिल टावर। ध्यान से मेरी बात ध्यान रखना, अगर तुम में से कोई पेरिस घूमने गया तो तुमको इतने मूल्य दिखेंगे, तुम डर जाएंगे। तुम बस आईफिल टावर चढ़ते ना उस पे ऊपर, तुम जाना आईफिल टावर के नीचे पूरा कचरा कचरा कचरा, और जैसे गाड़ी वाला है कचरा निकाले ऐसा गंदा पड़ा होगा पूरा का पूरा आज की स्थिति में। और बाजू में पूरे मुल्लों की झोपड़ियां लगे वाली है, पूरा डरा होना एकदम। उधर तुम कैमरा नहीं निकाल सकते जब तक तुम टावर पे नहीं चढ़ते ऊपर, क्योंकि बहुत क्राइम रेट एकदम। इंग्लैंड चले जाओ तुम घूमने, यूके चले जाओ, तो तुमको अगर तुम्हारे कोई रिश्तेदार रहते उधर, तो वो स्पेशली बोल देंगे कि ब्रिटेन में नहीं जाने का, ब्रिटेन और बर्मिंगम में नहीं जाना, आयरलैंड में आना, नहीं तो कंट्री साइड में घूमने का। ऐसा उधर यूरोप में घूमने लायक एक ही देश है थोड़ा, पोलैंड, फिलहाल पोलैंड ही है, बाकी नहीं। और रशिया अच्छा है घूमने जाओ तो, चाइना अच्छा है घूमने जाओ तो। चाइना अच्छा है। चाइना बहुत ओवर एस्टिमेट करता है अपनी पॉपुलेशन, जैसे बोलता है दुनिया को 120 करोड़ है 80 करोड़ ही पॉपुलेशन, 70-80 करोड़ है पॉपुलेशन चाइना की। वो पंप करता है ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करने के लिए, कार्बन क्रेडिट मिलता है कंपनियों को। चाइना को फटकार पड़ती है यूनाइटेड नेशन में कि तुम्हारी कंपनी इतना पोल्यूशन फैलाती है, तो बोलता हमारा पॉपुलेशन भी तो है इतना, सिलेक्शन रेशो नहीं क्या, मैं बोलता ना, कोई कोचिंग से इतना इतने बच्चे, इतना ही इतना इतना ही इतना इतना ही। तो अमेरिका उसको बोलता है हमने 400 टन, 400 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा अमेरिका ने। तो चाइना बोलता है तुम 40 करोड़ लोग हैं ना, हम 120 करोड़ लोग हैं, तो हम 1200 टन तो छोड़ेंगे। तो अमेरिका बोलता अपन तू तो 2400 टन छोड़ रहा। चाइना बोला हम ज्यादा है, फिर हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, तू डेवलप्ड है, हम डेवलपिंग है। तो डेवलपिंग के टाइम पे बहुत छोड़ा, अब हमको करने दे। तो ये जो रिच कंट्रीज है वो नहीं चाहते कि बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो डेवलप्ड हो जाए, इसलिए तुमको ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, फालतू का ठिकाना पिकाना, ये सब पढ़ाया जाता है। पहली बकवास जो तुमको पढ़ाई जाती है, सबसे पहली बकवास वो रहता है कि हैव 3 मील्स इन अ डे, नाश्ता, लंच और डिनर। सबसे बकवास चीज, ताकि तुम्हारा गट डैमेज हो जाए। जिसका गट और इंटेस्टाइन एक बार डैमेज हो गया और जो फार्मास्यूटिकल्स लेने लग गया, वो तो फार्मास्यूटिकल्स सारी की सारी मेडिसिन बनाई ही ऐसी जाती है जो कभी भी तुम्हारी बीमारी ठीक ना करे, कभी भी नहीं। एक भी सिंगल टैबलेट नहीं है जो तुम्हारी बीमारी ठीक कर दे, एक भी नहीं। वो सिर्फ सप्रेस करती है, दबा के रखती है, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, कुछ हफ्तों तक, कुछ सालों तक, फिर वापस उड़ जाती है बीमारी। तो अगर तुम्हारा गट यानी तुम्हारी आंतड़ियाँ क्लीन है, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर का पूरा एलिमेंट्री कैनल स्वच्छ है, तो तुम्हारी तबीयत एकदम टकाटक रहेगी। पर तुम ये जो चीजें चल गई है सध्या, और तुम्हारे मम्मियों के दिमाग में ये भर गया है कि अपना बच्चा, तुम बोले भूख नहीं है पर खा, तो ये दिस इज फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोपोगंडा। एक बार बहुत हो गया, बच्चे हो तो दो, एक बार भरपेट, आइडियली दोपहर में 2 से 4 के बीच में, जब जब एक बार भूख लगे। खाना तब चाहिए जब बहुत भूख लगे, और खाना जो है जीभ के हिसाब से नहीं, पेट के हिसाब से खाना चाहिए। जीभ को अच्छा लग रहा है इसलिए ज्यादा ज्यादा ज्यादा। पेट एकदम, एक चपाती ही बहुत होती है एक्चुअली, चपाती तो नहीं खानी चाहिए, जो ओल्ड डाइट था उस पे। चपाती तो गेहूं, वो तुम्हारा तुमको सब गुड़ी गुड़ी पढ़ाया जाता है, ग्रीन रिवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग ने किया और गेहूं बनाया, अच्छा अच्छा हमको खाने को दिया। हम ज्वारी बाजरी, हमारे उस टाइम की रिपोर्ट दबा दी गई कि हमारी ज्वारी बाजरी की भी रिपोर्ट गई थी इंडियन साइंटिस्ट की, इंडियन गवर्नमेंट को, कि ज्वारी बाजरी गेहूं से 4 गुना कम पानी लेती है और 3 गुना खराब मिट्टी में उग जाता है और ज्यादा उपज में निकलता है। तो पूरे देश में ज्वारी बाजरी खिलाते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में खाते थे, छत्तीसगढ़ में ज्वारी बाजरी तो पूरे देश को खिलाते। तो
फॉरेनर्स ने दबा दिया हो और उनका तोहफा। खिलाओ इनको, गेहूं खिलाओ, क्योंकि गेहूं खाओगे तो तब से डायबिटीज का कर। पहले थोड़ी था अपने देश के लोगों को डायबिटीज, तब 1965। देखना तुम ये सारी चीजें, ग्रीन रिवोल्यूशन एंड डायबिटीज एक साथ। तुम अभी, गेहूं भी नेचर से बने वाला है। नहीं तुमको लगता है ऐसा, तुम तुमको लगता है ऐसा। तुमको मैं एक फर्क समझाता हूँ नेचुरल और हाइब्रिड में, जिनको समझ नहीं आता। हाइब्रिड मतलब तुमको ऐसे लगता है ना कि ये एक जर्मन शेफर्ड लिया और ये गावठी कुत्ता लिया और कुत्ता बना, वैसा नहीं रहता। हाइब्रिड सीड जो रहता है, उसको मिट्टी में लगाया, गेहूं का पौधा होगा। अब उसके जो गेहूं के दाने, उसको मिट्टी में लगाओ, गेहूं नहीं उगेगा। नेचुरल सीड जो रहता है, मिट्टी में लगाओ, पौधा उगेगा। 100 बीज निकले तो 90 खाने के लिए ले लो, 10 डालने के लिए ले लो, तो पेड़ उग जाएंगे। तो हाइब्रिड सीड अगर नेचुरल खत्म कर दिया जाए, खत्म पूरे मार्केट में से, और बचे ही हाइब्रिड, तो फार्मर को हाइब्रिड सीड लगाने के बाद जो फसल आएगी, जब वो फसल बेच देगा, तो अगली फसल लगाने के लिए वापस बीज खरीदने को जाना पड़ेगा ना। तो इसको बोलते हैं सीड को कंट्रोल करना। सीड को कंट्रोल करना, और जेनेटिक साइंस इतना आगे है कि तुम जो खाओगे उसमें इंजेक्ट करके डालते हैं कि तुमको 50वें साल में कौन सी बीमारी है। वो तुम्हारे बॉडी में रहेगी, तुमने खाया है इसलिए। पर तुम जब तक 50 साल के, वो तुम्हारे होता नहीं है सर्टन हार्मोनल साइकिल, तब तक कुछ नहीं होगा और अचानक से वो बीमारी उत्पन्न हो। तो ये एब्सोलूट कंट्रोल है। और ये कौन मानुस करता है बैठ के? बिल गेट्स। एब्सोलूट फूड कंट्रोल उसके पास दिए वाला है सर। और लोगों का डेटा का कंट्रोल दिए वाला है मार्क जकरबर्ग। मेटा, सारा मेटा यूनिवर्स। बुढ़े लोगों का डेटा फेसबुक से लाओ, बच्चों का डेटा इंस्टा से लाओ। और ज्यादा यंग एडोलसेंट्स में जाना था उनको, टीनेज बच्चों में, स्नैपचैट के लिए, लेकिन स्नैपचैट बिका नहीं। तो स्नैपचैट पे सर्टन रेगुलेशन ला लिए। तो ये सारी चीजें चलती रहती है कंटिन्यूअसली। सारा डेटा सब रहता है उनके पास। उनके वो प्रेडिक्टिव बिहेवियर मॉडल काम करते हैं कि तुम गूगल पे क्या सर्च करते हो, तुम कितना टाइम फोन देखते हो, तुम कौन सी रील कितने समय के लिए कितना देखते हो, तुम मम्मी से गुस्से में बात कर रहे हो, तो सब वो सब सुनते हैं, सब देखते हैं सब। तो तुम क्या बनोगे जीवन में 20 साल बाद, तुम कौन से प्रोफेशन में जाओगे, ये सारा उनके पास प्रेडिक्टिव मॉडल रहते हैं। तो वो जैसे कि तुमने उसमें देखा होगा क्रिश पिक्चर में, क्रिश का पप्पा याद है क्या तुमको? उसके 6 उंगलियां थी, और वो ऐसे रखता था, बिंग 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 आता था, और उधर जिंग 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 जिंगाट रही, उधर भविष्य दिखता था। याद है क्या तुमको? तो वो चल रहा है अभी। और वो है, मतलब ऑलरेडी है, उसको डार्पा बोलते हैं, डार्पा। तो 2002, आई गेस 2002 2003 के आसपास, एक अमेरिकन व्यक्ति था जो खुद काम करता था, जिसने डार्पा बनाया था। लेकिन जब उसने जाना कि साला, मैंने इनको बना के दिया, यानी सबसे पहले ये मेरी ही फैमिली पे और मेरे पे ही, कि मैं किसी को बोल ना दूं, इसलिए मेरे ही घर वालों पे चेक कर रहे हैं सारा का सारा। मतलब मेरी एक्सटेंडेड फैमिली वगैरह मेरे पे ही एस्पिरोज, मतलब इनको सिस्टम को मेरे पे ही भरोसा नहीं, तो उसकी थोड़ी सट की। तो उस टाइम पे सिक्योरिटी इतना तगड़ा नहीं रहता था, वो 2003 का जमाना। तो ये हवाई जो आइलैंड है ना, हवाई सुने ना सारे अमेरिका के, मस्त बीच वगैरह हवाई, उसमें अंडरग्राउंड में रहते हैं ये पूरे फैसिलिटीज है, बंकर्स, जहाँ पे सारे उनके सबसे बड़े हैकर्स और वो काम कर रहे होते हैं ऐसी चीजों पे। पूरी दुनिया का डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं सारे, पूरे दुनिया का। तो वो वहां से डेटा लेके पांगा, बिना सिस्टम को मालूम पड़े। उसका नाम है एडवर्ड स्नोडन। और वो वहां से हांगकांग गया, और हांगकांग में वो यूएस के जर्नलिस्ट को बुलाया, पूरा ध्यान रख के कि साला वो ऐसी डेटा करने वाला था कि उसको ठोकने वाले यूएस वाले, उसको मालूम था कि मैं कुछ दुनिया को बोलूं इससे पहले मेरे को उड़ा देंगे। तो उसने अपने डिजिटल फुटप्रिंट वो सब सब उड़ाए, क्लियर करे हांगकांग में जाके वो झोपड़पट्टी में छुप के रहा 2-3 दिन। फिर उसने यूएस के द गार्डियन नाम का न्यूज़पेपर है, बहुत रिकॉग्नाइज्ड है पूरी दुनिया में। अब बिल गेट्स का दल है, बिल गेट्स ने मीडिया खरीद लिए, सारे अमीर अमीर लोग न्यूज़पेपर और पूरी न्यूज एजेंसी खरीद लेते हैं, असली खबर पहुंचे ना कभी इसके लिए। तो द गार्डियन ने सारा, रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट कर दिया, तो यूएस की वाट लग गई तब। जो उनका ग्लोबल एस्पियोनाज प्रोग्राम चल रहा था कि तुम्हारे फोन पे आया हुआ हर एक मैसेज, हर चीज, व्हाट्सएप मैसेज, हर चीज जो भी जो उस जमाने में रहा होगा और अभी भी जो चल रहा है, सब पढ़ते हैं वो। बस इसलिए कि तुम इन कॉन्सिक्वेंशियल हो,
तुम कुछ बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल नहीं हो। नहीं तो जब वो लीडर्स को राइज होता देखते हैं आज के समय, देवेंद्र फडणवीस है तो उसके सारे चार्ट्स देख लिए, एनालाइज करके रखा है कि ये मैपिंग इसका क्या बिहेवियरल पैटर्न है, ऐसा प्रेशर डालने पे, ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स यूज करने पे कैसा डिसीजन लेगा। तो अपना मनचाहा डिसीजन अगर हमको मनवाना है देवेंद्र फडणवीस को, महाराष्ट्र का सीएम है, यूएस में बैठे, हम कुछ सर्टेन पॉलिसीज हमको इंडिया में घुसने हैं किधर से, तो भी दिल्ली से घुस नहीं पा रहे हम, तो साउथ इंडिया से या ऐसे कुछ घुसना है बाईपास वगैरह करके, तो कैसे हम प्रेशर टैक्टिक्स ले कि वो करेगा ही, उसको करना ही पड़ेगा। तो जो हाई प्रोफाइल लीडर्स रहते हैं वो सारा ऐसा होता है, डेटा एनालाइज होता है पूरा। तो ये बहुत बड़े लेवल पे, अभी मैं ये बड़बड़ कर रहा हूँ वो भी सुन ही रहा है ये। बस इंडिया में हिट जॉब्स कम है, बाहर हिट जॉब्स बहुत ज्यादा है। अभी रिसेंटली यूएस का ही एक सिटीजन चार्ली कर्क था, अभी मेरे को नहीं पसंद था ये इंडियंस के खिलाफ बहुत बोलता था, रेसिस्ट वगैरह था बहुत अपने खिलाफ। लेकिन इसको ऐसी भरी सभा में ऐसे बच्चों के सामने बैठ के बोल रहा था, तो ऐसी बंदूक खच्ची उधर ही, चार्ली कर्क उधर ही ऑन स्पॉट। और कोई उसमें ये नहीं होता। और ये तो जो अभी अमेरिका की रूलिंग पार्टी है, डोनाल्ड ट्रम्प उसका समर्थक था एकदम, डोनाल्ड ट्रम्प के साथ रैलीज करता था, बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्ति था। तो इसने जैसे 2 दिन पहले इसकी यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे इसने इसराइल के बारे में बोलना जैसे ही चालू किया कि इसराइल कैसे अमेरिकन अमेरिकन टीनेज अमेरिकन को ब्रेन वॉश कर रहा है, यूनिवर्सिटीज फंड कर रहा है और टीनेज अमेरिकन को फार लेफ्ट की तरफ पुश कर दे रहा है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वामपंथी की तरफ वगैरह, इसने 2 दिन पहले यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे बोला, अगले दिन कार्यक्रम हो गया इसका, वो बात फैलने नहीं देते। इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया इज टू अ लार्ज लार्ज एक्सटेंट स्टिल वेरी फ्री स्पीच। इधर बातें बोली जा सकती है, अभी नहीं है, एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं है इधर। इधर करप्शन बस बहुत ज्यादा है, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन इंडिया में, वो आगे नहीं बढ़ने देता अपने देश को। बाहर भी रहता, बाहर भी बहुत रहता। अपने इधर देहाती लोग हैं, बाहर के लोग पैसा भी बहुत खाते हैं, लेकिन खुद के देश के बारे में भी सोचते हैं। अपने लोग नहीं सोचते, बिल्कुल भी नहीं। बड़े बड़े नेता भी नहीं सोचते अपने आप, बस वो जितना खा सकते मंत्री बन गए खाओ, जितना घोड़ा कर सकते 5 साल में येड़े जैसा उतने उस पे टूट पड़ते हैं वो बस। लार्जर विजन ही नहीं रहता अपने लोगों को, देहाती बोलते हैं अपने लोगों को, देहाती। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया का 150 करोड़ में से 140 करोड़ पॉपुलेशन ऐसे देहाती। क्या करें, इतने गरीबी से बाहर आ रहे तो वैसे ही रहेंगे। बहुत ज्ञान की बातें हुई। एक तो विश्वास ही नहीं होता ना, मैं खुद भी विश्वास नहीं करता था ऐसी चीजों में, जब मैंने पहली बार सुना था कि ग्लोबल वार्मिंग होक्स है। फिर जब मैंने पढ़ा 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 और देखा 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 और सारी हिस्टोरिकल एक्टिविटीज उसके पीछे की मैप की, कि पहली बार क्लाइमेट रिपोर्ट किसने, कौन से साइंटिस्ट ने दी, 2006 में। अचानक से क्यों दी उसने कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बैन कर दो, एसी क्यों बंद कराए गए, और ये फ्रिज वगैरह में कौन सा कंपोनेंट ऐड करके सबके घर पे डलवाया गया। तो ये फिर मेरे को धीरे धीरे, ओ ओ शिट, ऐसी वाला चीज हो गई। और फिर स्नोडेन, स्नोडेन तो अभी जिंदा है, वो एडवर्ड स्नोडेन, वो अभी रशिया में रहता है, वो और उसकी शीट, अब शादी हो गई उनकी, वो यूएस से भाग गए। और उस पे उसको एक्स्ट्राडाइट करने वाले थे, तब अमेरिका रशिया के बहुत बड़े पंगे हो गए थे, बहुत बड़े एकदम। अमेरिकन सरकार ने रशिया को बोला था उसको हमारे हवाले करो, हमारा है वो, हमको सौंप दो। और उसने रशिया में प्ली लगा दी थी कि मेरे को बचाओ, शरण दो। और फिर रशिया ने उसको, वो रहता है ना कि अगर तुम्हारे पास सामने वाले दुश्मन का कोई इंफॉर्मेटिव बंदा है, भले ही वो तुम्हें कोई जानकारी दे या ना दे, पर तुम उसको रखते हो अपने कैंप में, पकड़ के रखते हो उसको, सामने वाले को ये हैंडल करने के लिए, वैसा वाला चीज। तो अभी तक वो उधर ही है एडवर्ड स्नोडेन। तो जिस दिन एडवर्ड स्नोडेन और वो द गार्डियन ने ये सारा पेपर में दिया, और फिर गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, यूएस गवर्नमेंट को लॉ पास करना पड़ा कि ठीक है हम ये सब बंद कर रहे हैं, उसी दिन शाम में फेसबुक का जन्म हुआ। उसी दिन, सेम दिन। और फेसबुक कितना भारी था। इंस्टा, तुम फेसबुक से रिलेट नहीं कर पाओगे, तुमने कभी फेसबुक अकाउंट नहीं बनाए होंगे, तुम्हारे पापा लोगों ने बनाए होंगे। तुम इंस्टा वाले, इंस्टा कितना कूल था, लोगों को शक भी नहीं हो रहा था कि अपने चैट्स पढ़े जा रहे हैं, लोगों को मजा आ रहा था, लोग होके सब दे दे रहे हैं, बर्थडे कब है, क्या फेवरेट है, क्या नहीं फेवरेट है। और जो तुम रील्स स्क्रॉल करते हो वो डेटा सारा का सारा, कि किस प्रकार के करते हो, तो तुमको उसी प्रकार का बताया जाएगा। ठीक है। और वो पैटर्न्स ब्रेक करेंगे। अचानक से एक दिन तुम्हारी फीड अजीब सी रहेगी, बस चेक करने के लिए कि क्या रिस्पॉन्स है, तुम देखते हो उसको, ऑब्जर्व करते हो कि स्किप कर रहे हो रील्स को तुम, क्या हो रहा है, लाइक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कितने इंप्रेशन है, कितने शेयर है, वो सारा हर चीज पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होते हैं सारा का सारा।
पर तुम इनकॉन्सिक्वेंशियल लोग हो तो टेंशन की कोई बात नहीं। तुम पे कोई एकदम मरण धरण की स्थिति नहीं आ जाएगी जब तक तुम ये पूरा आ, तुम डायरेक्ट यूएस गवर्नमेंट और वो बड़े बाप के लोग उनके खिलाफ कुछ कर नहीं रहे। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा बाप का लोग कौन है, सबसे पावरफुल व्यक्ति दुनिया का? एक तो नहीं है, ग्रुप ऑफ है, लेकिन फिर भी अगर एक कहना चाहो तो कौन होगा? बिल गेट्स नहीं, बिल गेट्स वन ऑफ द वेरी वेरी पावरफुल है अभी। इतना साला इतना है, मतलब क्या मैं बोलूं, 80 साल का हो गया बुढ़ा, अभी तो रुकने का। पर इतना इतना इविल है, इविल टू द कोर, एकदम इविल टू द कोर, मतलब अतिशय। तो अपनी क्या इंडिया की लीडरशिप को नहीं मालूम रहता, भलता मालूम रहता। पीएम मोदी भी सबको भरपूर अच्छा मालूम रहता, पर ऐसे दिखाने का अलग रहता ना, गुड़ी गुड़ी रहना पड़ता सबके साथ में। तो अपने को इतना प्रेशर आता है, सबको मालूम, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ सरकार, भाजपा रहे कि कांग्रेस रहे। कल को राहुल गांधी भी आ गया, तब भी राहुल गांधी अपने इंडिया में जीएमओ सीड्स, जो हाइब्रिड सीड्स है यूएस के, वो अलाउ नहीं करेगा। मोदी तो कर ही नहीं रहा 15 साल से, उसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह भी नहीं कर रहे थे। कोई भी सरकार आती है इंडिया की तो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल रहता है कि खाने पे अपने अपने इंडिया के लोगों के अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है नहीं। कोविड मालूम है ना तुमको कैसी हालत हो गई थी अपने देश की? फिर भी अपन सबसे जल्दी उभर पाए। पर हालत रो रहे थे ना सब लोग, जिनके घर पे मरे उनको मालूम, जिनके घर पे किसी को कोविड हो गया और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। फर्स्ट वेव में जब वैक्सीन बनी नहीं थी, ऑक्सीजन चाहिए था ना तब। और वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इंजेक्शन अजीत दादा पवार सब होल्ड करके रख लिए थे पूरे पूरे दिल्ली में, केजरीवाल इधर, अजीत पवार, ये लोग। तो उनकी जिनकी हालत हुई, तो अपना देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा नहीं है जो एक साथ एकदम डायबिटीज की और कैंसर की अगर बड़ी सर्ज आ गई, अगर एक साल के अंदर ही 1 करोड़ से 2 करोड़ कैंसर पेशेंट्स हो गए, तो अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। जो कि तुम बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे हो, तुमको नहीं लेना देना रहता है, तुमको थोड़ी मालूम हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। जिस दिन तुम्हारे किसी पापा का मम्मी का कोई सीवियर एक्सीडेंट हो जाएगा रात में बेरात में, और अर्जेंटली दोस्त आके उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तुम पहली बार रात में उठ के एकदम हॉस्पिटल में जा रहे होंगे, बड़ा हॉस्पिटल या आईसीयू वगैरह रहता है प्रॉपर, तुम देख रहे होंगे कितने पेशेंट्स है, कौन कौन है। तुमको उस दिन रियलाइज हो रहा होगा कि बाप रे, मेडिकल प्रॉब्लम भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम रहती है लोगों की, कितने सारे लोगों की। तो अपना हेल्थ इंफ्रा कोलैप्स हो जाएगा। तो ऐसे बहुत इधर उधर से अपने देश में घुसने का चालू रहता है कंटिन्यूअसली, कुछ ना कुछ करके एजिटेशन करने का। पर ये जो करंट गवर्नमेंट है ये बहुत अच्छी है, रूलिंग गवर्नमेंट, ये सारे डिस्पेंसेशन हैंडल करने में। ये सब कोई दंगा करे फसाद करे, वो फार्मर्स को आगे कर देते हैं, मासूम लोगों को आगे कर देते हैं और उनको उकसा देते हैं। जैसे वो सारे सिख फार्मर्स थे, उनको बोला रेड फोर्ट पे जाओ, फिर वो रेड फोर्ट पे आए, उन्होंने तिरंगा निकाला फेंक दिया नीचे 2021 में। तो अगर उस दिन सरकार उन पे एक भी गोली चलाती थी, करने दिया सरकार ने उनको, तिरंगा उन्होंने फेंक दिया, उनका झंडा लगा दिया, सब सब। सरकार को मालूम, तो एक भी गोली चली तो ये तो मासूम लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, उनके पीछे जो जो हैंडलर्स है सारे, वो सारे के सारे उनकी मंशा ही थी कि मोदी बस एक एक स्टेप, एक लाठी तो उठा के दिखाए बस। तो उस दिन पुलिस वालों को भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि मार खाओ या उधर से भाग जाओ, रोक के रखने की कोशिश करो, पर रोक ना पाओ तो पीछे 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 सरकते रहो, पर लाठी नहीं उठानी, एक ने भी नहीं, किसी भी एक सिंगल आइसोलेटेड जगह पे भी नहीं। इतना स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन था होम मिनिस्ट्री से, क्योंकि एक भी लाठी उठती तो दंगे होते थे, वो पूरा ब्लॉकेड हो जाता था सारा बॉर्डर पे ही। हरियाणा एकदम नेक्स्ट टू पाकिस्तान बॉर्डर है ना सारा। तो ऐसा, और ऐसे ही मैं जैसे हूँ, जितना मैं हूँ, मैं बस आलसी हूँ एक्शन में। मेरा एक बहुत ऐसे मान लो तुम, एक संकल्प भैया का ही वर्जन है दूसरा। वो अभी जेल में है पिछले 8 साल से। बस वो मुल्ला है इसलिए जेल में है। मुल्ला है इसलिए नहीं, वो सेडिशन के इसमें, मतलब वो देश तोड़ना चाहता था। कभी कभी मेरे भी दिमाग में आते हैं ऐसे विचार, पर मैं करता कुछ नहीं हूँ, आलसी हूँ, इसलिए मैं पड़ा रहूंगा यहाँ पे। उसका नहीं, वो ये सिख लोगों की डिमांड नहीं रहती खालिस्तान अलग बनाना। वो बड़े, बहुत बड़े लोग रहते हो हैंडलर्स, उनको वेपन्स बेचने, वेपन्स। जब दो देश अलग होते हैं, तो खालिस्तान अगर अलग हो गया, पंजाब अगर कल सुबह अनाउंसमेंट हो गई पंजाब अलग हो गया इंडिया से, तो पंजाब की पुलिस क्या पंजाब के सीएम पे बंदूक उठाएगी क्या? नहीं। पुलिस का ऑर्डर रहता है सीएम का सुनने का, तो सीएम ने अनाउंस कर दिया हम अलग कंट्री है, तो उधर के लोग और वो एकदम हैरान परेशान रहेंगे, दंगे फसाद सब चल रहे होंगे। लेकिन अगर सीएम में वो विल पावर है और फॉरेन से वैसी बैकिंग है उसके पीछे, पावर्स की, बड़े पावर्स की, तो वो स्टेबल करा लेगा। और इंडियन आर्मी घुसने से पहले कुछ हो जाएगा, बहुत बवाल हो जाएगा वहां पे। ठीक है। ऐसे तुमने देखे है क्या अफरा तफरी की चीजें? तुम अगर तुम समझ पा रहे हो मैं कितना सीरियस इशू की बात कर रहा हूँ, कितना बड़ा, कि एक एक स्टेट अगर इंडिया से कल सुबह टूटे तो तुम सोच के देखो, सरदार पटेल ने
470 स्टेट्स जो टूटे हुए थे उनको जोड़ा वापस से। नेहरू को एक दिया था संभालने को कश्मीर, उतना नहीं हुआ उससे। पूरे प्राइम मिनिस्टर को एक दिया था और होम मिनिस्टर 470 प्रिंसली स्टेट्स जोड़ के गया। ठीक है, बहुत भयान चीज, बहुत भयान। मतलब अभी अपन महाराष्ट्र, अभी अपन लासूर स्टेशन में बैठे हैं ना, तो ये जो लासूर स्टेशन में अभी अपन बैठे हैं, ये निजाम ऑफ हैदराबाद को 50 ईयर्स के लीज पे इस पे पैसे जाते रहते हैं। जब तक 2000 वाला साल आया, ये असदुद्दीन ओवैसी इतना अमीर क्यों है, सैफ अली खान इतना अमीर क्यों है, ये सारे रॉयल फैमिलीज के लोग हैं, शाही लोग हैं। अभी अभी में तुमको नॉर्मल नॉर्मल लगने लग गए, क्योंकि वो शाही वाला कल्चर खत्म हो गया पिछले 75 ईयर्स में। नहीं तो ये सब कोई भी तैयार नहीं था। झांसी में जाके मनाना पड़ रहा था कि प्लीज इंडिया में मर्ज हो जाओ। झांसी बोल रहे थे नहीं, हमारा अलग अलग कंट्री रहेंगे हम तो। फिर निजाम ऑफ हैदराबाद को बोलना पड़ रहा था, जूनागढ़ को बोलना पड़ रहा था, सातारा गादी, कोल्हापुर की गादी, दोनों को मनाना पड़ रहा था, छत्रपति की गादी को, पेशवाओं को, कि प्लीज इंडिया में मर्ज हो जाओ। वो बोल रहे नहीं नहीं, हमको तो हमारा अलग देश रहने का है, हमारा इतना साम्राज्य है। भोपाल के सिंधिया है, उनको मनाना पड़ रहा था। जयपुर के ये, उनको मनाना पड़ रहा था, इसको मनाना पड़ रहा था, उसको मनाना पड़ रहा था। ऐसे 470 जन को मनाया इंडिया, और अपनी जमीन दे दो। वो बोल रहे थे हमारे 5000 एकड़ जमीन है, प्लीज इंडिया को दे दो। ऐसे सरदार पटेल ने करवाया। ऐसे लोग आके दान शूर नहीं, दान वीर करना नहीं दिख दी, मनाना बहुत सारे पैसे का लेन देन, बड़े पावर अथॉरिटी, ये वो ये रिजर्वेशन स्पेशल कि तुम्हारे 10 पीढ़ियों तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, राज्यसभा में रहेंगे तुम्हारे एक वारिसदार। वो सारा ऐसे बहुत बहुत चीजें देनी पड़ी। फिर सब हुआ स्टेबल। तो खतरनाक मानुस था, आयरन मैन बोलते हैं ना उसको, इंडिया का टोनी स्टार्क। उसने चुटकी बजा दी, थैनोस का गेम कर दिया था उसने। ऐसा। अभी किधर चले गए मैं? ये सब जो मैं बड़बड़ कर रहा हूँ ना, ये लबासना में पढ़ाते हैं। लबासना पता है क्या तुमको? किसी को पता होगा ना। यूपीएससी जब तुम क्रैक करते हो ना, तो ट्रेनिंग के लिए उधर लेके जाते हैं तुमको, 3 महीना 6 महीना अंदर रहते हो तुम। लबासना ट्रेनिंग एकेडमी है, जो लोग आईएएस आईपीएस बन गए उनको पढ़ाते हैं वहां पे। तो उनको भी पूरा रियलिटी चेक नहीं मिलता। हमारे सामने ना, बस इंडिया के सामने एक इंटरनल सिविलाइजेशन का एक ही पीरियड प्रॉब्लम है, वो है मुस्लिम रेडिकलाइजेशन। उसको हम स्लो कर सकते हैं, वो स्लो पॉइजन एकदम, उसको दबा सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं। मदर से मस्जिद बंद करा देंगे तो कुरान से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे उनके बच्चे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो कट्टरपंथी नहीं बनेंगे। लेकिन इवेंचुअली उनकी बुक वैसी ही है, तो 50 साल बाद कोई बच्चा उसमें से पढ़ेगा, जैसे मैंने कोई ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ लिया और इधर तक आ गया फिर मैं, तो पढ़ेगा तो वो वैसे ही बन जाएगा वापस से। तो वो फंडामेंटलिस्ट कट्टरपंथियों को टारगेट ना करते हुए, व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, क्यों आतंकवादी बनते किधर से, क्या उनको ऐसा पढ़ाया जाता है जो बनते हैं, उस पे हमला करना पड़ेगा। विच इज इस्लाम। इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन। जैसे नाजिज्म था, जैसे सोशलिज्म था, जैसे कैपिटलिज्म है, जैसे कम्युनिज्म है, नाम तो सुने थोड़े बार तो। ऐसे इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन, इस्लाम इज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन। ठीक है। हाउ टू कैप्चर मोर एंड मोर एरिया, मोर एंड मोर टेरिटरी, हाउ टू, वो, और 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 वो स्ट्रक्चर इतना ढांसू बनाया गया है कि जो उस फोल्ड में है, जो इस्लाम में है ऑलरेडी, वो ऑलमोस्ट नहीं छोड़ते। बचपन से एक ही फियर डाला जाता है कि तुम जहन्नुम में जाओगे, और वो इतना रियल फियर डाला जाता है, बहुत ज्यादा बचपने से। जहन्नुम की आग में तुम ऐसी तड़पोगे वैसी तड़पोगे, वो इतना लेजिट फियर है। एक ही फियर रहता है मुसलमान को, एक ही फियर, कि वो जहन्नुम में ना जाए। जिस दिन तुमने हेवन और हेल, ये नर्क और स्वर्ग झूठे हैं, ये बता दिया कि भाई ये तो वो समझ नहीं पाता एवरेज मुसलमान। तुम उसको समझाने बैठो ना, तुम नहीं समझ पाता ही नहीं वो, क्योंकि इतना बचपन से इंडोक्ट्रिनेट कर दिया गया है। तो ये दिस इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ फंडामेंटलिज्म इन स्मॉल किड्स फ्रॉम स्मॉल एज, विच कैनॉट बी क्योर्ड इवन आफ्टर ग्रोइंग। ठीक है, विच कैनॉट बी इजीली क्योर्ड। तो पर हाँ, हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जो क्यूरियस रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं, क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो वैसे लोग जो मुस्लिम घरों में पैदा होते हैं लेकिन जो क्यूरियस रहते हैं, वो इस्लाम छोड़ देते हैं। उनको वो एक्स मुस्लिम, और वो दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल बना के चेहरा वेरा छुपा के। बहुत जन तो चेहरा डायरेक्ट खुले में रख के करते हैं, लेकिन उनको फिर, लेकिन वो जैसे थोड़े बालक बुद्धि रहते हैं ना, तो फिर उनको अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि मैं कुछ बड़बड़ कर दूं ज्यादा,
तो मेरे वजह से मेरे घर वालों को प्रॉब्लम होगा। वो कुछ ज्यादा बड़बड़ कर दे तो उनकी वजह से उनको घर वालों को प्रॉब्लम होता है। और अपोजिट रिएक्शन रहते हैं, मेरे वजह से मेरे घर वालों को प्रॉब्लम हुआ भी तो मेरे घर वाले मुझे बचाने आएंगे। वो एंटी इस्लाम बोल रहा है, इस्लाम झूठा है ऐसा बोल रहा है, तो उसके घर वाले उसको मारने पे तुल जाएंगे। समझ रहा है क्या? तो दिस इज वेरी सीवियर। तो उसमें भी है, और बड़ी संख्या है उनकी एक्स मुस्लिम्स की, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी। अब ऐसा है, 2000 साल पहले हमारे पास में सम्राट अशोक ने बहुत लोगों को ट्रेन करके अलग अलग देशों में भेजा, और अलग अलग देशों के जन समुदायों को इंडिक फोल्ड में, भारतीय धर्म परंपराओं में लाया। बुद्धिज्म में लाया, जैनिज्म में लाया, हिंदुइज्म में लाया, शिंतोइज्म में लाया। अब हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बचा है कुछ भी। साउथ ईस्ट एशिया जो है वो पूरा हिंदू था, चाइना जापान तक पूरा बुद्धिज्म था, अफगानिस्तान पाकिस्तान पूरा जैनिज्म था। तो अब हमारे पास ऐसा रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं बचा है कि जब बड़ी संख्या में मुस्लिम्स इस्लाम को छोड़ रहे हैं, तो हम नहीं जा रहे उनको समझाने के लिए कि हमारा ग्रेट है, आके तो देखो, ट्राई करके देखो, जो कि हमको एक्चुअली करना चाहिए। बिकॉज नंबर्स डू मैटर। दुनिया में हमारी संख्या कितनी है वो बहुत जरूरी रहता है। तो हम नहीं जा रहे तो कोई ना कोई तो आएगा, वैक्यूम कोई ना कोई फिल करेगा। और कौन कर रहा होगा गेस? क्रिश्चियनिटी। तो अभी ईरान में, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, जो कि एक शिया इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे 75,000 मॉस्क है, जिसमें से 64,000 पिछले 10 साल से बंद पड़ गए हैं। मस्जिद कोई जायज नहीं रहा नमाज पढ़ने को। 75,000 मस्जिदों में 64,000 मस्जिद खंडर बन गए हैं। जैसे ग्राउंड बनने से पहले सामने का घर था ना, टूटता फूटता घर, वैसे जा ही नहीं रहे लोग, इस्लाम छोड़ दिए है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन, लेकिन बोलने से सब डरते हैं। तो अभी तुम देखना, तुम अपने जीवन काल में तुमको अगर मेरे ग्लोबल वार्मिंग वाली चीजों पर भरोसा नहीं होगा, मैं तुमको बोलता हूँ, तुम याद रखना बस ये चीज, 2035 से 2040 तक, 2040 तक, ईरान विल बी अ क्रिश्चियन कंट्री। ऑफिशियल डिनोमिनेशन इस्लाम हटा के प्रॉपर बाइबल पे शपथ लेगा उसका प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वॉट एवर विल बी द पॉलिटिकल डिनोमिनेशन। तो तुमको उस टाइम एकदम शायद याद आए, न्यूज में तुम देखो, अरे कुछ तो सुना सुना लग रहा है यार, ये तो कोई बचपन में सुना था कि ईरान ऐसा क्रिश्चियन हो जाएगा। बस तुमको धीमा धीमा कुछ शायद याद आए, एक आधे को याद आ रहे, हाँ भैया कुछ तो गड़बड़ कर रहे थे। तो अपने सामने रियल प्रॉब्लम है बस इंडिया के सामने जो है। अगर तुमको तब वो क्रिश्चियन जब होगा ईरान, तो तुमको लगेगा शायद किसी को याद आई है, ये रिकॉर्डिंग पे है क्या? क्या पता है किसी दिन रिकॉर्डिंग अच्छा है। छोटे बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। तो ये इस्लामिक फंडामेंटलिज्म इज द कोर प्रॉब्लम हमारे इसमें, एकदम मतलब मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय मुसलमान तो इस्लाम फॉलो ही नहीं करता है। भारतीय मुसलमान पीर की पूजा करता है, कब्र की, बिल्कुल नॉट अलाउड है, शिर्क करता है वो, उसको गधे को समझ नहीं आता। भारतीय मुसलमान म्यूजिक, नाच गाना, मौला मेरे, और और वो कौन सा बजरंगी भाईजान, हाँ भर दे झोली मेरी, ये तो सब बैंड है इस्लाम में, म्यूजिक बैंड है। तो भारतीय मुसलमान जो है, क्योंकि तुम क्या पता, ये हल्की लाइन नहीं, बहुत हैवी लाइन है, क्योंकि अपने पुरखों से, अपने रूट से दूर चले गया फॉर सम रीजन, मार काट के कन्वर्ट करा दिया गया। लेकिन वो कल्चर मिस करता था, अपना नाच गाना त्योहार वगैरह मिस करता था, तो उसने वो बना है, भारतीय मुसलमानों ने वो बना है। और वो बावड़े देश कट्टर है बस, येड़े, पढ़े लिखे नहीं है एक तो, विच इज द मेन प्रॉब्लम इंडिया में। वो जिस दिन पढ़ना, और साइंटिफिक टेम्पर अगर आ गया उनमें, साइंटिफिक टेम्पर समहाउ दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। मार काट से कभी सॉल्व नहीं होगा, सेकंड पार्टीशन से पॉपुलेशन ट्रांसफर अभी शायद पॉसिबल भी नहीं है आज के टाइम में। कंप्लीट पॉपुलेशन ट्रांसफर, वी आर टॉकिंग अबाउट 25 करोड़। दंगे हो जाएंगे, मर जाएंगे जो पुलिस वाले, उनको जाएंगे बोलने को कि गाँव जोड़ के पाकिस्तान चले जाओ, या तुमको कश्मीर अलग काट के दे रहे, कश्मीर हिमाचल प्रदेश तक दे रहे, उधर निकल जाओ, वो पुलिस वालों को काट देंगे। प्रैक्टिकल सोल्यूशन एक ही है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर इन दैट समाज। And scientific temper in that samaj can only be developed by catching the young minds। छोटे बच्चे मस्जिद में जाने से पहले स्कूल में भर्ती कराओ, और स्कूल ऐसी जो उनको क्यूरियस बनाए, ना का मग्गा मार रट्टा मार, बस क्यूरियस बना दे बच्चों को, सारे बच्चों को बैठे हुए, और इनफैक्ट नॉट जस्ट देम, ऑल बच्चे। जब बच्चे क्यूरियस रहते हैं, और जब व्यक्ति, जब समाज क्यूरियस जिज्ञासु रहता है, जब वो प्रश्न पूछने वाला समाज रहता है, तो जो फॉल्स मिथ्या है वो अपने आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिर जाती है, और जो सत्य है
वही बचता है। समझ रहे एकदम। एंड हमारे इसमें तो बोला ही गया है कि सत्य, लेट द ट्रूथ प्रिवेल, है ना। सत्यमेव जयते, जो सत्य होगा उसकी ही जय हो, वो ही जीते, सत्य ही जीते। हम मानते हैं कि हम में भी अगर कुछ असत्य हो, कुछ बातें, तो वो हार जाए, हम हार जाए। ठीक है। तो हमारा शस्त्रार्थ नहीं, शास्त्रार्थ का हमारी बहुत अच्छी परंपरा थी, जो भारतीय धर्मावलंबी में ही अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथों के गुरु आपस में आचार्य आमने सामने बैठते थे, पूरी पब्लिक के सामने, और डिबेट करते थे। मारकाट डिबेट करते थे, प्रॉपर अच्छी सभ्य डिबेट। और जो हार जाता था डिबेट में, वो सामने वाले के शरण में आ जाता था, सामने वाले फोल्ड के। तो हमारे यहाँ पे बीच में अलग अलग पंथों का उगम हुआ है। जैसे एक चरक फिलोसॉफी है, चरक, वो नास्तिक है, वो नहीं मानते भगवान में। तो 5th सेंचुरी, आज से 1500 साल पहले, भारत में एक समय ऐसे आ गया था कि आधी पॉपुलेशन इंडिया की नास्तिक हो गई थी। समझ रहे हो क्या, भगवान में ना मानने वाली। समझ रहे हो क्या, चरक हो गई थी। और फिर वापस से एक ऐसा टाइम आया, मतलब ऐसे ही सारा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलते रहता है। तो हम में अलग अलग फिलोसॉफीज है, ये सारी की सारी हमारी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है, अराउंड 13 to 14। ठीक है। जिसमें एक ही, खाली एक ही छोटी सी वैदिक स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें एक श्रमणिक स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें दो जैनिज्म और बुद्धिज्म आते हैं। फिर ऐसे एक न्याय स्कूल ऑफ थॉट, एक चरक स्कूल ऑफ थॉट है, एक संख्य शिका है, एक योग स्कूल ऑफ थॉट है। ऐसे 13 to 14 स्कूल्स ऑफ थॉट है, और अलग अलग समय पे। हम लोग एट प्रेजेंट कौन सी स्कूल ऑफ थॉट फॉलो कर रहे हैं पता है क्या तुमको, इंडिया में? तुम सब और मैं और मेरी फैमिली और हम, तुम सबकी फैमिली, और इंडिया में जब ये ऑनलाइन बच्चे सब हम लोग एब्रमाइज हो गए हैं। एब्राहमाइज। हम लोग इस चीज में मानने लग गए हैं, जैसे तुम्हारी मम्मी और दादी बोलती है, जे चांगलं माणसं राहतात देव त्यांचं चांगलंच करतात. देव काहीच करत नाही. देव बसेल आहे, बनवलंय आणि कर्मावर सोडलेलं आहे. देव इंटरफेयर करत नाही, ओनली एक ही टाइम पे, अरे 10 5 मिनट ऊपर हुए, 2 मिनट में छोड़ता है। तो देव ओनली इंटरफेयर्स, मतलब, है ना। अगर मानो तो अगेन, क्योंकि वो आर्यन ने उस दिन क्वेश्चन पूछा था देव है कि नहीं। तो बहुत अच्छी डिबेट थी, बहुत अच्छी, वही तो मतलब वो डिबेट एक्चुअली होती थी पहले। और वो डिस्कोर्स बहुत प्रॉपर रहता था। तो जो बच्चों के साइड से आंसर आए थे, क्योंकि बुक में लिखा है, तो आर्य ने बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया, तो मैं एक बुक लिख देता। ठीक है, एकदम बयान, और उस पे क्राउड के पास आंसर नहीं था। तो रहना चाहिए था, डेफिनेटली रहना चाहिए था। और क्या पहले कभी किसी ने आंसर दिया? डेफिनेटली 100%। इंडिया में हजारों डिबेट्स हुई है उसी की। और ये जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि बुक में लिख दिया, तो फिर सामने वाले ने भी आंसर दिया था उसका प्रॉपर मेटाफिजिकल, दिखाया था सामने वाले ने। ठीक है, वो था आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने ये रिटर्न है चीजें सारी की सारी, जो सामने बैठे थे आचार्य वगैरह, और तो उनको करके बताया सारी चीजें, भगवान है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, ये सारी चीजें हैं सामने, प्रत्यक्ष पूरी जनता के सामने बताई सारी की सारी, विचार विमर्श में भी, और वो भी मेटाफिजिकल स्पिरिचुअल अध्याय अध्याय से भी। तो फिर जो सामने वाले पूरे आचार्य थे, उन्होंने शंकराचार्य को माना। ऐसा अराउंड 10th सेंचुरी, आज से 1000 साल पहले। तो उसको बोलते हैं कि उसने वैदिक स्कूल ऑफ थॉट, अद्वैत अद्वैत वेदांत, वैदिक में भी बहुत है, अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य उस फिलोसॉफी को मानते थे। फिलोसॉफीज बहुत बड़ी होती है बच्चों, बहुत बड़ी, पढ़ते पढ़ते तुम बवाल हो जाओगे एकदम। तो अद्वैत वेदांत वो उनका ये हुआ। तो आज ऐसे बहुत लोग हैं जो अद्वैत वेदांत को नहीं मानते, जैसे फॉर एग्जाम्पल है सदगुरु। ऐसे बहुत लोग हैं जो अद्वैत वेदांत को मानते हैं, जैसे कि तुमने नाम सुना है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, निकोला टेस्ला, ये कुछ आइजैक न्यूटन। और हम लोग कौन है, हम किसको मानते हैं? हम जिसमें पैदा हुए उसको मानते हैं? नहीं, हम लोग एब्राहमाइज्ड हो चुके हैं। एब्राहमाइज्ड मतलब जो आज जो दुनिया में साइंटिस्ट बचे हुए हैं ना, साइंटिस्ट, केवल वो ही अद्वैत वेदांत को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन पूछना, और हम लोग एज इट इज मानने लग गए हैं। हम पहले सीकर थे। सीकर मतलब वी यूज टू सीक, हम हमेशा क्वेश्चन पूछते थे, ऐसे क्यों होता है ना, मतलब। अभी 2 दिन पहले गीता जयंती हुई, 1 तारीख को। तो अर्जुन भगवान को एड़ा कर दिया था क्वेश्चन पूछ पूछ के। समझ रहे तुमको? और तुम वो टेक्स्ट अगर पढ़ोगे, छोटा सा 20 30 पन्ने का है गीता बस। अगर सिर्फ ट्रांसलेशन लो, 20 पेज का है। तो डायलॉग बाजी ना, 20 मिनट की गप्पे है बस। तो अर्जुन भगवान को पूछ रहा है, भगवान उसको आंसर दे रहा है।
अर्जुन बोल रहा है ये आंसर में मजा नहीं आया। ठीक है, और दूसरा बताओ, दूसरा आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, दूसरे मेथड से बताओ। तो ये अर्जुन को डाउट ही चल तो एक टाइम पे कंटाड़ के फिर कृष्ण बताते हैं कि उसको अब तू मेरा दिव्य स्वरूप देख, कि अब तू देख ही ले भैया सच में। तो अब वो उधर सिर्फ और सिर्फ एक है कि बिलीव करना है क्या फिर, कि कोई ये एक ग्रंथ है 20-30 पन्ने का, तो इस पे विश्वास करे या ना करे, कि सच में, क्योंकि कृष्ण आगे बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म का पतन होगा, अधर्म का राइज होगा, तब मैं आऊंगा। तो फिर अर्जुन उधर भी अगला क्वेश्चन पूछ रहा, अब भी तो 2 मिनट पहले आप बोले आप बीच में नहीं आते कभी कर्म पे। तो कृष्ण बोल रहा, अरे भक्त तू कंडीशन सुनना भैया, उधर ही चाहता मैं, इतने कंडीशन पे मैं बस इंटरफेयर करता, बाद में नहीं, पहले भी नहीं बाद में भी नहीं, उतने इंटरफेयर करता मैं वहां पे। तो अर्जुन बोला कि नॉर्मल लाइफ में अगर अधर्म धर्म है, पूरी दुनिया में ज्यादा करके धर्म है, और कुछ कुछ जगह पे अधर्म है, तो कृष्ण बोले कि फिर उधर आऊंगा मैं, उस जगह पे आऊंगा मैं, या उस व्यक्ति विशेष के एक इंडिविजुअल की लाइफ में है, छोटे से कुटुंब में है, तो उधर आऊंगा मैं। समझ रहे तुमको? तो वो अब वो है फेथ का विषय, फेथ, कि मानना है क्या आंखें बंद करके, कि नहीं मानना है ना, बिलीव, कि वापस क्वेश्चन पूछते रहना है। तो अर्जुन को समाधान हुआ कि नहीं? तो हाँ, लास्ट श्लोक आते आते अर्जुन को समाधान हो गया। अर्जुन का लास्ट श्लोक ही अर्जुन अर्जुन का डायलॉग है, अर्जुन खत्म करता है गीता। लास्ट जो डायलॉग है कि मेरे मन में का सारा संदेह, एवरी बिट ऑफ डाउट खत्म हो गया है, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा अभी, मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया है, तो अब मैं करूंगा ये। तो अर्जुन भी तो तब तक तैयार नहीं हो रहा था सुन के, एक दो बारी में बात, वो इस बात कृष्ण बार 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 बोल रहे हैं, अर्जुन नहीं तैयार हो रहा। तो ये, तो तुमको टेक्स्ट एक्सप्लोर करने चाहिए। मैंने जो बोला ना वो रेडिकल इस्लाम वाला प्रॉब्लम, तो तुम उसको क्योर उससे ही कर सकते हो, जब तुम खुद का अध्ययन करोगे, हमारी खुद की परंपरा का तुम्हें ज्ञान होगा, हमारी सारी पंथों की, सारी परंपराओं के, सारे फिलोसफी का जब तुम्हें ज्ञान होगा, तो सामने वाले के आर्ग्यूमेंट को तुम काउंटर कर पाओगे, क्योंकि मारकाट सॉल्यूशन नहीं है। मारकाट वाला पार्ट जरूरी है, बीच बीच में आएगा वो, जैसे मेरा है कि 2 लाख मस्जिद उड़ा दूंगा एक साथ में, बुर एक ही दिन में। पर मैं आम लोगों को नहीं, वो हाई प्रोफिटेड, मैंने बोला है ना, व्यक्ति मरता है उसके साथ ज्ञान भी जाता है, तो उनको उड़ाना है जो चेन ऑफ ज्ञान है उनमें, ज्ञान की श्रृंखला है जो तैयार करते हैं अगलों को, वो एक साथ में खुश। और फिर उधर वैक्यूम क्रिएट होगा, तो क्रिश्चियन और अपन में टसल है, अपन तैयार नहीं है जाने के लिए, क्रिश्चियंस तैयार। उनका ईरान के बाद अगला प्रोजेक्ट चाइना का है, और इंडिया तो चल ही रहा है कंटिन्यूअसली। समझ रहे हैं क्या? तो ये है, ये एक्चुअल ग्लोबल प्रॉब्लम्स है। और पैसा तो एक बात है, अगर तुम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए सम हाउ भी, तो तुम बहुत पैसा कमाओगे। कचरे का प्रॉब्लम था कि दुनिया में प्लास्टिक बहुत बढ़ रहा है, तो फिर क्या किया जाए? तो फिर किसी ने, कोई केमिस्ट्री वाले ने रिसाइक्लेबल प्लास्टिक ढूंढ के निकाला, पैसा ही पैसा। पानी का प्रॉब्लम था, किसी ने डिसैलिनेशन प्रोसेस ढूंढ के निकाली, समुद्र का खारा पानी पीने लायक बना देंगे, पैसा ही पैसा मिला उसको। तो ये एक्चुअल ग्लोबल प्रॉब्लम्स है अपकमिंग, सॉइल इरोजन, रेडिकल इस्लाम, इस्लाम एक्चुअली इस्लाम फंडामेंटलिज्म, है ना ये, और 10-12 प्रॉब्लम्स, ये बड़े प्रॉब्लम्स है। इनको जितना हद तक तुम टैकल कर पाओगे उतना ज्यादा तुम पैसा कमाओगे। दुनिया पैसा उनको देती है हु आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। ये कभी तो भी समझोगे तुम मेरी बात, इसमें पैसा छुपा है। बट पैसे के पीछे मत जाना, फिर पैसा मुश्किल से आएगा, आएगा मुश्किल से। प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस लगाना, तो पैसा झक मार के आएगा, आता ही है। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ चाहिए,